good morning to you students. So I have given you the notes of this lesson today in our history class. We will do today lesson 8 is industry and trade. Okay. Now what do you understand by industry and trade? Industry वो होता है जो wherever there is some manufacturing of some or other goods, जहाँ पे चीजें उत्पादन की जाती है, बनाई जाती है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। कोई भी वो इंडस्ट्री हो सकता है जहाँ पे वो किया जाता है, जहाँ पे कोई नया सामान बनाया जाता है। एंड देन ट्रेड, उसी चीज का जब हम व्यापार करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड। Now, in this chapter, we are going to gather information about industry and trade in India post independence period, यानी इंडिपेंडेंस के बाद जो जो चीजें हमारी यहाँ इंडस्ट्रियां जो भी हो गई है, तैयार हो गए हैं, और उनका जो भी हमने व्यवहार किया उसके बारे में बात करेंगे। ओके, एंड कैसे वो चीजें हुई गई है। Now, after India became independent, the Industrial Finance Corporation of India was established in 1948. यानी 1947 में हमारी आजादी हुई थी, 48 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से हमें क्या समझ में आता है कि हमारी जो भी इंडस्ट्री थी, क्योंकि अभी तब तक 1947 में जब ब्रिटिश हमारे देश छोड़ के गए, हमें आजादी मिली, तभी हमारे कंट्री में, जैसे हमने पहले सारे 8th स्टैंडर्ड में हो या 9th में हो, हमने देखा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह ठप हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, ब्रिटिशरों ने पूरी तरह नष्ट कर रखा था। तो गरीबी छाई थी, किसी को कुछ आइडिया नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। हमारा जो भी उन्होंने दिमाग के ऊपर उन्होंने पूरी तरह हावी होकर उन्होंने पूरी तरह कब्जा कर रखा था हमारे हर चीज और सामान से। तो हमें किस चीज को कैसे करना है हमें नहीं पता था। पूरी तरह आर्थिक व्यवस्था हमारी नष्ट होने की वजह से हमारे पास पैसे नहीं थे नई चीजें करनी। तो इनको फाइनेंस करना यानी इनको पैसे उपलब्ध करना, उन्होंने ऐसी एक संस्था बनाई, कॉर्पोरेशन बनाया। एंड व्हेन इट वाज डन इन 1948, नाउ व्हाट वाज इट्स पर्पस of making available long-term loans to industrial projects. Similarly, the industrial development Similarly, the Industrial Development Corporation was established in 1954 in order to bring about greater development of the industrial sector. Okay, then now some industries in India. Now, which were the industries? तभी हमारे देश में कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज थी, कौन-कौन सी अभी जो हमारे पास सामान है, अभी हमारा जो कंट्री है वो बहुत ही रिच है इन नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे यानी इसका मतलब क्या है, वी आर हैविंग लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक हमारे पास हमारी जो जमीन है वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है, हमारे पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज है, हमारे पास गोल्ड, सिल्क, दूसरे जो धातु है उनके बहुत सारे रिच रिसोर्सेज थे। इसी वजह से ब्रिटिश यहाँ पे आए थे। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पनप सकती थी, हो सकती थी, और कौन कौन सी उन्होंने बढ़ावा दिया। फर्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर्म्स 14% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर हम देखते हैं टेक्सटाइल यानी कपड़े का उत्पादन हमारे यहाँ 14%, 14वीं परसेंटेज जो है मात्रा में, वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आ जाता है। इट इंक्लूड्स द पावरलूम एंड द हैंडलूम इंडस्ट्री। पावरलूम यानी जो मशीन से कपड़ा बनाया जाता है, हैंडलूम जो हाथ से कारीगरी होती है, जैसे वीविंग होती है, जो हमारे कारीगर होते हैं हाथ से कपड़ा बुनते हैं। द हैंडलूम इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, यानी वो पूरी तरह जो कारीगर होते हैं, जो पूरी तरह एक मैन पावर होते हैं, उनके ऊपर अवलंब होते हैं, यानी उनके ऊपर ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो मशीन से नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे हाथ से कारीगरी करते हैं उन लोग, महीन काम करते हैं, वो सारी चीजें जो सिल्क में होता है, जो कपड़ा बुनने का काम होता है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है, यानी लेबर ज्यादा से ज्यादा इसमें जरूरत होती है इनकी। According to the Textile Committee Act in 1963, a textile committee has been established. This committee sets the quality standards for textile manufactured for sale in the internal market as well as for export. अब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरिंग का इंटरनल मार्केट यानी हमारे लिए यहाँ
हमारे देश में भी उपलब्ध किया जाता है और साथ में इसका हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी किया, निर्यात भी किया जाता है, ठीक है, यानी एक्सपोर्ट भी किया जाता है। देन सिल्क इंडस्ट्री। नाउ दिस इंडस्ट्री फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उसी में सिल्क इंडस्ट्री भी आता है, क्योंकि वो भी एक कपड़े का ही उसका बनता है, कपड़ा ही बनता है उसका। The research about the species of the silkworm and mulberry trees is done in the Ceribiotic Research Laboratory at Bengaluru. This industry is primarily in the states of Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal, Jammu and Kashmir. Now it is being spread in states with predominantly tribal population. ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन होता है वो ज्यादा करके इसमें काम में लगते हैं। सेरिबायोटिक यानी जो सिल्क, वो जो वर्म्स होते हैं उस पे जो भी काम करते हैं, वो लेबोरेटरी में उन पे काम होता है, उन पे जो रिसर्च होता है। ये कहाँ पे, बेंगलुरु में है, और ये बेंगलुरु कैपिटल है अपना कर्नाटका का। तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐसी जगहों पे, यहाँ पे जहां ज्यादा से ज्यादा आदिवासी ट्राइबल जिसे बोलते हैं वो पॉपुलेशन है, वहां पे ये पनपता है। नाउ जूट इंडस्ट्री। इंडिया इज द टॉप रैंकिंग कंट्री इन जूट प्रोडक्शन। अभी ये जो चीजें है ना वो हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने। तो जूट जो है सबसे टॉप रैंकिंग है इंडिया के सारे कंट्रीज में जूट के प्रोडक्शन के लिए। जूट यानी जो हम वो जो गोनियां बनाते हैं, वो रस्सियां बनाते हैं, वो सारी जो होते हैं वो होता है जूट से बनता है। ओके, इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स एंड वी गेट क्लॉथ, सैक क्लॉथ एंड रोप्स फ्रॉम जूट। ओके, सो नाउ हैंड स्कल्पटिंग। हैंड स्कल्पटिंग का मतलब है हाथों से जो मीनाकारी करने वाले होते हैं, जो कलाकार होते हैं उसको बोलते हैं हैंड स्कल्पटिंग। यानी पत्थरों पे तराशते हैं, पत्थरों पे या दूसरे कांच पे हो या और ऐसे कोई मट्टी से हो जो तराशते हैं उसको, और जो बनाते हैं कोई भी ऐसे आकृतियां, उनको बोलते हैं हैंड स्कल्पटिंग। दिस इज अ लेबर इंटेंसिव क्राफ्ट। अभी इसमें भी क्योंकि वो हाथ से कारीगर करते हैं तो ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव है। Sculptors got employment due to the capacity of the craft to absorb more craftsmen. Small investment, more profits, preference to exports, and possibility of earning more foreign exchange. Several cities have market mechanisms like Delhi Haat, which enables a craftsman from rural and urban areas to get a market for their wares. अब ये जो हैंड स्कल्पटिंग है ना, ये मोस्टली क्या होता है, इनका नजरिया क्या होता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम बाहरी देशों में अगर इसको हम आयात करें तो क्या होगा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज होगा। तो इसलिए जैसे दिल्ली भी हाट होता है, दिल्ली हाट का मतलब होता है मार्केट। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स के आने जाने का एक संभावना होती है, टूरिस्ट जगह होती है, वहां पे ये हैंड स्कल्पटर्स ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें बेचने जाते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीकल्स। Vehicles are exported to 40 countries from India. अब ये ध्यान पूर्वक देखिए, 40 कंट्रीज हमारे जो है, जो व्हीकल्स है वो 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। The automobile industry is called the sunrise sector in India. Now this is in your ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, प्लीज इसको अंडरलाइन करो। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज कॉल्ड द सनराइज सेक्टर इन इंडिया। India's tractor industry is the biggest in the world. One-third of the tractors manufactured worldwide are produced in India. Tractors manufactured in India are exported to Turkey, Malaysia and several countries in Africa. अब जो 1/3 ट्रैक्टर्स पूरी दुनिया में बनी जाती है, उसमें से इंडिया के यहाँ 1/3 उसमें का हिस्सा जो है वो इंडिया से बनकर आता है ट्रैक्टर्स। Cement industry. The role of cement industry is important in the development of housing and infrastructure. This industry is one of the most technologically advanced. India is currently an important producer of cement in the world. Okay, leather industry. It is a big industry in India. It is primarily export oriented. यानी leather जो है, जो mostly जानवरों के खाल से बना जाता है,
वो यहाँ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है, यानी यहाँ इंडिया में तो ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से वो बाहरी देशों में जाता है। Salt industry. India is one of the top producers of salt in the world. अब one of the top, अभी जूट भी one of the top in all the countries है. Then 1/3 जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ट्रैक्टर्स है, वो भी 1/3 इंडिया से जाता है. एंड सॉल्ट जो है वो भी one of the top producers in the world है. The annual production of salt in India is 200 lakh tons. The production of iodized salt is 60 lakh tons. Now, bicycle industry. India is the leading producers of bicycle in the world. Bicycles are made in the states of Punjab and Tamil Nadu. The main center of bicycle manufacturing in India is Ludhiana. India exports bicycles to countries like Nigeria, Mexico, Kenya, Uganda and Brazil. Okay. So now ये जो bicycle industries का ये भी objectives में आएगा, right और wrong pair में आएगा. Bicycles कहाँ पे? Mostly in the states of Punjab and Tamil Nadu. And जो मैन्युफैक्चरिंग लुधियाना में होता है पंजाब में, और ये एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंट्रीज में होता है? नाइजीरिया, मेक्सिको, केन्या, युगांडा एंड ब्राजील. ओके. देन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री. The Khadi and Village Industries Commission was established to give impetus to industrialization in rural areas. The main objective behind the establishment of corporation were to develop the traditional industries, handicrafts, cottage industries, and to encourage industries that use the material and human resources available at the local level and make the villages self-reliant by creating employment there. Okay? खादी जो हमारी है, जो मेन हमारा था गांधी जी के जमाने से, उन्होंने खादी का हमेशा प्रचार किया. तो ये जो है हमारी कॉटेज इंडस्ट्री यानी स्मॉल स्केल, छोटे गांव में होते हैं ये, छोटे छोटे जगहों पे, तो इनको सक्षम बनाने के लिए खादी को ज्यादा से ज्यादा गाँव में बढ़ावा दिया जाता है. Agriculture. In India, agriculture is practiced using traditional and modern methods. Many traditional and many agricultural tasks are performed using bullocks. Similarly, machines are being used in different tasks like plowing, sowing, and harvesting and threshing, etc. The major occupation in India is agriculture and other tasks based on agriculture. Agriculture and animal husbandry are practiced in villages. 70% of India's society depends upon job related to agriculture and agricultural production. In this industry, the participation of women is equal to that of men. हम सब जानते हैं जो हमारा देश है वो कृषि क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ से हमारे ज्यादा से ज्यादा जो भी उत्पादन होते हैं वो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड काम में लोग लगे रहते हैं. उनकी जो आर्थिक जो उनकी जो कामकाज होता है वो सारा फार्मिंग रिलेटेड चीज होती है. ओके. एंड एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? यानी पशु पक्षियों का पालना, जैसे गाय भैंस पालना, कुत्ते होते हैं, या ऐसे ढेर सारे जो भी ऐसे बकरियां, भेड़िए, ये पालना, मुर्गियां पालना, ये सारी जो आते हैं वो सारे एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं, क्योंकि इनसे हमें बहुत लाभ होता है, क्योंकि ये साथ साथ में चलते हैं, जो एग्रीकल्चर और again which is our animal husbandry. Now, agriculture is practiced in different seasons in India. Many variety of crops are grown, that is jawar, wheat, rice, pulses, oil seeds, and mainly produced. Along with it, cotton and sugarcane are processed to manufacture cloth and sugar respectively. Agriculture also includes the production of fruits and vegetables. Nowadays, industry processing these fruits and vegetables have come up. Agriculture fulfills man's basic needs. In order to encourage farming, loans are given to farmers through rural banks and cooperative institutions. Study visits, agricultural outdoor trips, and farmers get-togethers are organized through the Panchayat Samitis to bring about improvements in agriculture. Tools and implements, seeds and fertilizers are also supplied. The farmers are given training regarding soil testing, nursery of fruit, plants, pisciculture, poultry, cattle, and goat rearing, dairy farming, etc. Guidance is given to farmers by a district level training institute. Financial help is given to build warehouses for storing the farm produce. India is rapidly becoming independent in food grain production and farming techniques. Modern techniques like drip irrigation, organic farming are used for farming.
अब क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र है और हमारा जो जो मेजोरिटी जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो सारा एग्रीकल्चर से आता है, और सारी जो हमारी आर्थिक व्यवस्था भी है वहां से मेजोरिटी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड है। तो इस वजह से उन्होंने नई नई तकनीक ऐसे बनानी शुरू की, नई नई टेक्नोलॉजी लाई और उस चीज को हमारा जो जमीन है ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे उसकी क्वालिटी बढ़ाएं, कैसे काम ज्यादा से ज्यादा होए। और उन्होंने इसीलिए मॉडर्न टेक्निक्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू कर दिए। नाउ पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फोर्थ 5-year plan, focus was placed on paper industry, pharmaceutical industry, motor tractor industry, leather goods, textile industry, food processing industry, oil, color, sugar industries, etc. According to the industrial licensing policy of 1970, all these factors requiring an investment of more than 5 crore rupees were to be included as heavy industries. The big industrial houses and foreign companies were allowed to invest in heavy industries that were not reserved for public sector. As a result of this policy, by the end of 1972, 3,18,000 small industries were registered with the government registration office. अब जो पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रीज नहीं आते हैं तो वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं, जो छोटे मोटे जो भी बिजनेसमैन हो, अगर मानो कल हम और आप सोचेंगे कि चलो हम एक छोटा सा बिजनेस डाल देते, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उतना पैसा उतना फंडिंग नहीं होगा। तो क्या होता है, हम जाके गवर्नमेंट से लिंक हो जाते हैं, गवर्नमेंट की संस्थाएं उनसे जाके हम मदद लेते हैं, तब जाके हम क्या होता है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, तो हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है, लाइसेंस भी मिलती है, और गवर्नमेंट क्या होता है हमारी आर्थिक रूप से सहायता भी करते हैं, कम से कम जो इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स देते हैं। तो इस तरह से एट द एंड ऑफ 1972 क्या हुआ, 3,18,000 छोटे ऐसे इंडस्ट्रीज रजिस्टर हुए गवर्नमेंट के पास। मिनरल वेल्थ, ओके, the availability of the minerals, iron and coal plays a major role in the industrial development of the country. We have adequate stores of iron, manganese, coal and mineral oil in our country. जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था, हमारा जो देश है इट्स वेरी रिच, वेरी वेरी रिच इन ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, धातुएं हैं ऐसे। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रीज को इन क्षेत्रों में डेवलप किया। Forest resources. Government has reserved some forest for the industries based on forest. The task of conservation of the forest is done by the central government, the state government, and by the local people. Forests are necessary for the raw material for industries like construction, paper, newsprint, silk, matchboxes, medical herbs, honey, lacquer, and raw material needed for paint. ओके तो ये हमारे सारे जो फॉरेस्ट में मिलते हैं, हमें सिल्क भी मिलता है, फिर हमें न्यूज प्रिंट के लिए जो कलर्स होते हैं या पेपर जो होता है पेड़ पौधों से, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो चीजें होती है, मैच बॉक्सेस के लिए जो चीजें होती है, मेडिसिनल हर्ब जो हमारे आयुर्वेदिक सब जड़ी बूटियां मिलती है हमें, फिर हनी जो होता है, हाँ, मध जिसे बोलते हैं, लैकर लाख जिसे होते हैं, ये सारी चीजें हमें रॉ मटेरियल पेंट के लिए जो लगते हैं वो सारे हमें फॉरेस्ट के हमारे रिसोर्सेस में मिलता है। नाउ फिशरीज, fisheries include sea water fish and fresh water fish found in the river, canals, pond and lakes. Harbors have been built or old harbors have been redeveloped. Harbors का मतलब है वो जहाँ पे आके बोट्स आके रुक जाती हैं, जो बड़े बड़े जो ये क्या बोलते हैं, नावें, कश्तियां आके रुकती हैं, वो उसको बोलते हैं हार्बर। ओके, जहाँ पे ये सारे काम होते हैं। ओके, वहां पे फिशिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया है उन्होंने, और फिशिंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। ओके, देन जो बंदरगाह जिसे बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हार्बर्स। Now, tourism. India has a rich cultural heritage. These are places of worship of different religions, pilgrimage centers, confluence of rivers, forts, caves, etc. all over the country. Tourists from our country as well as from abroad travel in India throughout the year. The facilities for tourists to stay, travel, etc. are provided through the tourist development. So,
Sales of curios and the hotel industry thrives in tourist places. In some places, there are guides who give information to tourists about that area. Sometimes when vehicles don't reach the destination in some remote and difficult to reach tourist places, the local people help the tourist in return for a fee. Employment opportunities are generated out of these needs. Okay, so ये सारी जो चीजें हैं वो जैसे होटल इंडस्ट्री पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि होटल इंडस्ट्रीज के वजह से क्या होता है, टूरिस्ट आना जाना होता है तो वहाँ डेवलपमेंट होती है, वहाँ के जगहों में डेवलपमेंट होती है, होटल इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, गाइड्स को वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। तो बहुत सारी वो जो क्यूरियोस होते हैं, यानी क्यूरियोस का मतलब वो होता है जो छोटे छोटे वहाँ के हम लेके आते हैं, जैसे स्टैचू या कोई भी ऐसी खासियत वहाँ उस जगह की या उस चीज की खासियत होती है, उनके छोटे छोटे जो हम लेके आते हैं आकृतियां या ऐसे, उसको बोलते हैं क्यूरियोस। ओके, नाउ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑन फॉरेन और फॉरेन ट्रेड. When planning started in 1951, the import of industrial goods and raw material required for production increased. India's imports included machines, iron, mineral oil, fertilizers, medicines, etc. India also gave impetus to exports after independence in order to gain valuable foreign exchange. India's exports include tea, coffee, spices, cotton textiles, leather, footwear, pearls, precious stones, etc. तो इन सब चीजों का हम लोग आयात और निर्यात करते हैं, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है या फॉरेन ट्रेड होता है। जब हमारे पास कोई चीज होती है बहुत ज्यादा तादाद में हम बनाते हैं, हमारी जो अच्छी चीज होती है, हमारे पास जो बनती है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होती है, हम उनको बेचकर हम वो कई सारी चीजें बाहरी देशों से लेते हैं जो हमारे पास कम मात्रा में हो या नहीं बनती हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें आता है टी, कॉफी, स्पाइसेस, स्पाइसेस यानी जो भी मसाले होते हैं वो, कॉटन टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, पर्ल्स यानी जो ये होते हैं मोती होते हैं, प्रेशियस स्टोन जो डायमंड, हीरे, जवाहरात होते हैं वो भी। ओके, नाउ इंटरनल ट्रेड। इंडियाज इंटरनल ट्रेड का मतलब है जो आपस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में होता है। वो कैसे होता है? वाया रेलवे, वाटरवेज, रोड्स, एयरवेज एक्सेट्रा। Ports like Mumbai, Kolkata, Cochin, and Chennai are important. Commodities like coal, cotton textiles, rice, wheat, raw jute, iron, steel, oil seeds, salt, sugar, etc. are included in internal trade. Due to the development of industries, the standard of life in the country improves. Many opportunities for employment become available. On the whole, it helps in the progress of the country. Okay, so ये सारी चीजें जो है कैसे हमारी इंडस्ट्री और ट्रेड डेवलप हुई है आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो इस लेसन में हमने देखा है, पढ़ा है। ओके, सो इसके नोट्स ऑलरेडी मैंने दिए हैं, प्लीज कंप्लीट द नोट्स ऑन टाइम फॉर योर यूनिट टेस्ट। ओके, फॉर नाउ हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।